दोस्तों नमस्कार। दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी के लिए देश के रिटायर्ड आईएएस और फॉरेन मामलों के विदेशी मामलों के जानकार आजाद शत्रु जी आज हमसे एक बार फिर मुखातिब हैं, लेकिन मुद्दा कुछ अलग है। मुद्दा पिछली बार हमने उनसे पाक के बारे में डिस्कस किया था, पाकिस्तानी सिचुएशन के बारे में, जिसके फर्दर डेवलपमेंट क्या हुआ फिर हम आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे ताज़ा जो शुक्रवार को व्लादिमीर पुतिन रशियन राष्ट्रपति जो कि भारत आए और आके उन्होंने कई 100 अरब डॉलर से ज़्यादा के समझौते करके गए हैं। रूस रूबल की मुद्रा विनिमय, कई बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, पहलू हैं जिनके बारे में गहराई और पैनी निगाह जो है आजाद शत्रु जी के श्री बुक से निकलना चाहिए। इसलिए हम सीधे आपको उनसे रूबरू कराते हैं। आजाद शत्रु जी नमस्कार आपको। नमस्कार राजेश जी। ये पुतिन का जो ताज़ा दौरा है, वैसे तो वो 10 बार उनका आगमन हो चुका है भारत में, लेकिन इस ताज़े दौरे की, जबकि वैश्विक परिदृश्य में अलग अलग तरह का उथल पुथल भरे माहौल में, ये इस दौरे की क्या महत्ता आपको लगती है? मैं इसमें दो पार्ट में बात करूंगा। फर्स्ट, दौरे में उन्होंने ऑप्टिक्स क्या रहे, विश्व, चूंकि ये पूरे विश्व में बहुत ही ज़्यादा इस दौरे को बहुत क्लोज क्वार्टर से देखा जा रहा था, बड़ा सेंसिटिव टूर था। और यूरोप एंड वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ साथ चीन है या डेवलपिंग कंट्रीज सब ये देख रहे थे कि भारत और रूस के बीच के रिलेशंस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसलिए उसके जो आउटकम हैं वो अपन अलग चर्चा करते हैं। पहले उसके फर्स्ट ऑप्टिक्स की बात करें। रूस यूक्रेन वॉर के बीच में इस तरीके से पुतिन का भारत आना अपने आप में बहुत सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट इशू था। दूसरा, इस दौरे में उनके साथ में 7 मंत्री आए थे। अच्छा, यानी ये बहुत हाई पावर्ड डेलीगेशन था जी, जिसमें उनके साथ में रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स, 7 मंत्री थे। 170 लोगों का ग्रुप था। उसमें इम्पॉर्टेंट जो रूस के जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन हेड्स आए थे, जैसे कि सेंट्रल बैंक गवर्नर आए थे, और फाइनेंस वॉचडॉग के हेड आए थे, फेडरल कस्टम सर्विस के हेड आए थे, फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री एंड टेक्निकल कोऑपरेशन के डायरेक्टर आए थे, और जो अदर स्टेट एंटरप्राइजेस थी उनकी सीईओ एंड इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स आए थे, जिसमें स्टेट बैंक के हेड थे उनके। सेंट्रल बैंक के हेड अलग और स्टेट बैंक के हेड अलग थे। और प्लस बिजनेस डेलीगेशन था जिसमें रूसी कंपनियां ऑयल, एनर्जी, बैंकिंग, डिफेंस के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। जी जी, ओके, तो ये एक बताता है कि रूस के साइड से भी उनके लिए ये टूर कितना इम्पोर्टेंट था। अरे पहली बार इतने बड़े लाव लश्कर के साथ में उनका आना पुतिन आए हुआ थे, है, राइट। और वो जो समझौते करके गए हैं, वो अपन बाद में चर्चा करते हैं। पहले तो अपन ऑप्टिक्स की बात करते हैं। जी, एक ऑप्टिक्स ये भी था कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी उनको रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे। प्राइम मिनिस्टर का ऐसे रिसीव करने जाना अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट जेस्चर था, जो दुनिया को मैसेज देने के लिए था कि यदि डोनाल्ड ट्रंप या कुछ वेस्टर्न कंट्रीज भारत के संदर्भ में यदि अदरवाइज कुछ अपना व्यू बना रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि विश्व परिदृश्य में हम अकेले हैं। नेक्स्ट जेस्चर कि वो फॉर्च्यूनर गाड़ी में, भारत की मेड इन गाड़ी में बैठे पुतिन, ये एक मैसेज था। हमारे पास में प्रधानमंत्री जी के उनके कारकेट में BMW हैं, मर्सिडीज़ हैं और रेंज रोवर्स हैं, लेकिन ये सारी गाड़ियाँ यूरोप की बनी हुई थी। जो फॉर्च्यूनर है वो जापान की बनी हुई, जापान के टेक्नोलॉजी है, उनकी SUV है, लेकिन वो बनती अभी भारत में, पूना के पास में बनती। उसमें वो इंडियन सिक्योरिटी कवर के अंतर्गत पुतिन बैठे। तो दो चीज़ था,
भारत ने भी मैसेज दिया कि यदि वेस्टर्न कंट्रीज बाइकआउट करना चाहती हैं तो हम अपना एक अलग दुनिया खड़ी कर लेंगे। पुतिन ने भी मैसेज दिया कि हमको भारत के सिक्योरिटी एजेंसीज पर, भारत के सिक्योरिटी कवर पे पूरा भरोसा है। नहीं तो पुतिन जहाँ कहीं भी जाते हैं, सिर्फ अमेरिका में वो वहाँ की व्हीकल पे बैठे हैं, बाकी हर जगह उनकी जो एक बहुत महंगी और बड़ी एडवांस व्हीकल है वो उनके साथ में जाती है, उसमें ही बैठते हैं। ये ट्रम्प भी यही करते हैं, यूएस प्रेसिडेंट भी अपनी सिक्योरिटी लेकर आते हैं। नहीं, सिक्योरिटी के अलावा व्हीकल की बात व्हीकल भी है, हाँ। व्हीकल की अभी इंपॉर्टेंस है। व्हीकल का अपना संदेश है, व्हीकल का संदेश था, उसकी ऑप्टिक्स थी। वो एसयूवी में बैठना, जबकि रशिया के पुतिन के पास में जो पर्सनल व्हीकल है उसके तुलना में ये व्हीकल वैसी सिक्योर्ड या उतने वैसी डेवलप नहीं है, लेकिन उनका भारत के ओवरऑल सिक्योरिटी कवर पे बिलीव था, तो इसलिए वो भारत की गाड़ी में बैठे। राइट। एक और ऑप्टिक्स था, वो राजघाट गए, महात्मा गांधी को उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित करने गए। महात्मा गांधी शांति के मसीहा हैं और महात्मा गांधी के पुतिन 10 बार आ चुके हैं, लेकिन से 2 बार अभी तक राजघाट गए थे। जब फर्स्ट टाइम 2000 में आए थे और एक बार 2002 में आए थे, जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो उस समय सिर्फ वो राजघाट गए, उसके बाद में राजघाट नहीं गए। ये अभी राजघाट गए, ये पीस का मैसेज देना चाह रहे थे पुतिन और भारत कि यूक्रेन वॉर जो है वो रशियन इंटरेस्ट के हर्ट होने के कारण है, रशिया का एग्रेशन नहीं है, और पुतिन और भारत मिलके पीस करना चाहते हैं। ये उसका मैसेज था राजघाट जाने का। उसकी इंपॉर्टेंस इंटरनेशनल मैसेज की थी। ओके। उसके बाद में पुतिन प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंस में गए प्राइवेट डिनर पे 4 तारीख को, जो अपने आप में एक मैसेज था, जिसमें कोई भी मिनिस्टर्स या कोई ऐसे हायर लेवल ऑफिसर्स कोई नहीं थे, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट रशिया 1-to-1 की उनकी पर्सनल टॉक हुई, जो उन दोनों के आपस के अंडरस्टैंडिंग और उन दोनों के एक मैच्योरिटी और कम्युनिकेशन की बात करता है। फिर राष्ट्रपति भवन में उनका भव्य स्वागत हुआ। उनको जैसा रेड कारपेट दिया गया, ऐसा रेड कारपेट बहुत कम हेड ऑफ द स्टेट्स को दिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति ने भी उनको एक ग्रैंड गाला डिनर दिया जाने के पहले। तो ये सारे ऑप्टिक्स के मैसेज थे जो इंटरनेशनल लेवल पर गए, और जो ये बताते हैं कि भारत एंड रूस के बीच के जो अंडरस्टैंडिंग है, जो उनका आपसी कम्युनिकेशन है, जो एक दूसरे पे भरोसा है, वो हाईएस्ट लेवल का है। और रूस को जिस तरीके से अभी यूरोप एंड अमेरिका जैसे सैंक्शन कर रहे हैं और उसकी इकोनॉमी को क्रश करना चाह रहे हैं, तो भारत उनके रूस के सपोर्ट में है। और भारत की भी इकोनॉमी को इस समय डोनाल्ड ट्रम्प चाहते हैं कि उसको धक्का दें, उसको घुटने में झुकाएं। तो भारत ने ये बता दिया कि हम आपसे डरने वाले नहीं हैं, हम आपके झुकने वाले नहीं हैं, और आपकी उटपटांग शर्तों को मानने वाले नहीं। राइट। और रूस ने एक तरीके से ये रिकॉग्नाइज किया, एक मैसेज दिया थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ग्रुप ऑफ 77 भी जिसे कहते हैं, ग्लोबल साउथ जिसे कहते हैं, उसका यदि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी को मानते हैं। एट द सेम टाइम रूस ने चीन को भी मैसेज दिया। अच्छा, चीन को भी मैसेज दिया, क्योंकि इस समय चीन की इकोनॉमी पर रशिया की डिपेंडेंसी कुछ ज़्यादा हो गई थी, और रशिया एक पूरे यूरोप से तो अभी आइसोलेटेड है, अमेरिका से आइसोलेटेड है। अमेरिका ने अभी बहुत सारी सैंक्शन रूस पे लगा दी हैं, यूरोप के भी सैंक्शंस हैं। तो उस समय चीन पे जो उनकी डिपेंडेंसी बढ़ रही है, तो वो एक देश पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। जो भारत को उन्होंने अनलिमिटेड फ्रेंडशिप का जो एक प्रॉमिस किया है, तो
तो उसका मैसेज ये था हम्म, कि रूस और चीन के संबंध एक तरफ हैं, रूस और भारत के संबंध एक तरफ। हम्म, भारत और रूस के संबंधों में चीन के कारण हम्म। वो प्रभाव नहीं आएगा। मैंने कि भारत के देश बनने के बाद से जो रशिया से भारत के संबंधों में जो निरंतरता बनी रही है वो अब एक बड़े ऊंचे मुकाम तक जा पहुंची बिल्कुल है। पहुंची, बिल्कुल मतलब पहुंची। उसमें चाहे कांग्रेस की कोई भी सरकार रही हो, लेकिन भारत रूस के बीच में हमेशा एक अच्छे देखिए संबंध रहे हैं। देखिए राजेश जी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो होते हैं हम्म, वो म्यूचुअल इंटरेस्ट पे होते हैं। हम्म, सामान्यतः जिन देशों के बीच में इंटरेस्ट क्लैश नहीं होते हैं, भारत और रूस का कोई इंटरेस्ट क्लैश नहीं है। रूस को भारत की जरूरत है, भारत को रूस की जरूरत है। जी। तो भारत रूस को बहुत सारे फील्ड में सपोर्ट कर रहा है और जहां पर भारत उनको मदद कर रहा है, तो भारत को भी रूस के बहुत सारे फील्ड में जरूरत है। तो दोनों के लिए विन विन कंडीशन है। भारत पे प्रेशर यूरोप एंड जैसे पुतिन के आने के पहले तो इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस के एम्बेसडर्स ने एक अखबार में एक संयुक्त रूप से एक आर्टिकल छापा कि साहब भारत को रूस के साथ में ऐसा सहयोग नहीं करना चाहिए और रूस से दूरी बनानी चाहिए। तो ये यूरोपियन कंट्रीज एंड अमेरिका भारत पे ये दबाव करना चाह रहे हैं कि रूस को सपोर्ट ना करें, क्योंकि उनको मालूम है कि भारत का यदि रूस के साथ में गठबंधन संबंध बनेगा तो रूस को वो उस तरीके से घुटने के बल नहीं झुका पाएंगे जैसा झुकाना चाहते हैं। और यूरोप कंट्री से आपका आशय नाटो में शामिल? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो ज़्यादातर देश वही हैं। बाकी कुछ देश रूस के साथ में भी हैं, यूरोप के, इंडिया के साथ भी हैं वो। हाँ, तो इसलिए ये एक तो मैंने पहले ऑप्टिक्स की बात की। अब दूसरा इसका आउटकम क्या रहा, जो यदि हम उन लोगों के 1 to 1 क्या चर्चा हुई है तो किसी को मालूम नहीं है। हमने जो उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट दिए, जो प्रेस की में दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने, हेड ऑफ द स्टेट्स ने जो अपने भाषण दिया, उससे बातें समझ में आती हैं। और सबसे ज़्यादा समझ में आती है जो 5 तारीख को उन्होंने ज्वाइंट डिक्लेरेशन जारी किया, जो बॉडी लैंग्वेज भी जो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो वहीं से संबंध समझ में आ गए थे कि जब वो फॉर्च्यूनर में बैठ गए पुतिन, तो उससे बात क्लियर हो गई थी। वो कहते हैं ना कि नजरों से झलकते हैं दिल के अफसाने। ये बात और है कि दुनिया ना समझे, लेकिन समझने वाले दुनिया तो समझ रही है। कि जो जबान से निकलने वाले शब्द हैं, चेहरे पे आने वाले एक्सप्रेशन है, उनमें कोई अंतर नहीं है। बहुत अच्छी बात कही, और उससे कहीं ज़्यादा बात है। तो जो भारत और रूस का ज्वाइंट डिक्लेरेशन हुआ है, करीब 70 पॉइंट्स का है, और उसको यदि आप पढ़ें तो समझ में आता है कि भारत और रूस ने अपने संबंधों को अपार रूप से खोल दिया है। भारत यानी ये मुक्त व्यापार जिस तरह से कहें, सब चीज से व्यापार ही नहीं, व्यापार हो, सैन्य गठबंधन हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, और जो दूसरे कंट्री, जो उनके रशिया के जो दोस्त देश हैं, ईस्टर्न यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, उनके साथ में भी रूस भारत का ट्रेड बढ़ाने के लिए फैसिलिटेट करेगा। तो हम यदि मोटे रूप से बात करें कि इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, तो पहला बात तो यह है कि उन्होंने, भारत और रूस ने ये तय किया है कि 2030 तक हम अपना जो ट्रेड है वो $100 बिलियन कर लेंगे। आज की तारीख में करीब $67 बिलियन के करीब है। तो $67 बिलियन में से $100 बिलियन मुझे ऐसा लगता है कि 2 साल में हो जाएगा, 2030 तक भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से रूस भारत के लिए बिजनेस खोल रहा है, क्योंकि भारत से अभी रूस को एक्सपोर्ट कम था, तो वहाँ के बहुत सारे मिनिस्टर्स जो आए थे वो ये इसलिए आए थे कि भारत को यह इनवाइट कर रहे थे कि आप हमारे यहाँ हमको क्या क्या सामान बेच सकते हैं ये बताओ। वो भारत से सामान खरीदना चाह रहे हैं, तो भारत का एक्सपोर्ट रूस के लिए बढ़ सकता है। हाँ, तो जो मतलब जो अमेरिका से जो नुकसान होगा उसकी काफ़ी हद तक भरपाई वो रूस करने के लिए तैयार है। अब भारत के जो एंटरप्रेनर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो इसको एक्सप्लोर करें कि हम रूस में क्या क्या सामान बेच सकते हैं, वो खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं। ओके, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये जो बिजनेस का जो ओपन किया जा रहा है, ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
उसमें उन्होंने ये भी तय किया है कि जो हम आपसी ट्रेड करेंगे, क्योंकि वो डॉलर में ना करने के बजाय रुपीज एंड रूबल में करेंगे, रूबल में। तो उसका सेटलमेंट कैसे होगा उसके भी एक प्रोसेस वो बना रहे हैं। अभी एक ये प्रॉब्लम जारी है कि क्या हो रहा है कि यदि आप जो बैंक्स ट्रांजैक्शन करते हैं ये रूस के साथ में, तो उन पे अमेरिका सैंक्शन कर देता है, तो उससे बचने के लिए भी कुछ एक सेटलमेंट की एक प्रोसेस नई बनाई जा रही है। हाँ, वो कुछ जैसा इंडिया का यूपीआई सिस्टम है उनका भी है, रशिया का, हाँ, तो उसको कुछ इस तरीके से वो ओपन करने की बात आई है कि किस तरीके से बायलैटरल सेटलमेंट किया जाएगा, उसको इसमें डॉलर की जरूरत ही नहीं पड़े, मतलब डॉलर के ट्रांजैक्शन की और वो रुपीज एंड रूबल का आपसी ट्रांजैक्शन कैसे होगा उसको सेटल करने के लिए निर्णय किया गया, उस ज्वाइंट डिक्लेरेशन में आया। दूसरा भारत के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फर्टिलाइजर का इंपोर्ट। भारत करीब $12 बिलियन के करीब फर्टिलाइजर इंपोर्ट करता है, लगभग 200 लाख मैट्रिक टन, और उसमें जो डीएपी है वो रूस से लगभग 51% आती है, यूरिया 19% के करीब आता है, और एनकेपी करीब 90% आता है रूस से। इसको तो बढ़ाने के लिए तय हुआ ही है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके जॉइंट वेंचर्स फैक्ट्रीज, जॉइंट वेंचर प्रोसेस यूनिट भारत में लगाए जाने का लिए निर्णय हुआ। ये तो बहुत ज़्यादा इंडिया में इम्प्लॉयमेंट बहुत इम्पोर्टेंट। एक तरफ अमेरिका धमकी दे रहा है कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर ओपन करें और हम अपना सामान भारत में बेचेंगे और भारत के किसानों को लात मारेंगे। ये अमेरिका चाहता है, यही चाहता है डोनाल्ड ट्रंप का और मोदी जी का। मोदी जी ने पांव फंसा दिया कि हम इस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर ओपन नहीं करेंगे। बिल्कुल, उन्होंने कहा भारतीय किसानों के हितों पर कभी कोई अनदेखी नहीं होने, कोई अनदेखी नहीं। और रूस के साथ में ये ओपन हुआ है कि जो फर्टिलाइजर का जो किसानों की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, उसकी फैक्ट्रीज भारत में लगाई जाएगी। में लगेगी तो जाहिर तौर पर उसकी कीमतें भी कम होंगी, तो किसानों को प्रकार टेक्नोलॉजी मिलेगा। तो हमें ये एक जो सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरा जॉइंट वेंचर्स बनाने का हुआ है कि ऑयल के संबंध में, डिफेंस के संबंध में, मिनरल्स के संबंध में, क्रिटिकल मिनरल्स के संबंध में इसके जॉइंट वेंचर्स बनेंगे और रूस से जो टेक्नोलॉजी है वो भारत में ट्रांसफर होगी। तो और यहाँ से जो जैसे जो आर्मी, जो मिलिट्री के जो इक्विपमेंट्स बनेंगे वो म्यूचुअल फ्रेंडशिप वाली कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट किए जा सकेंगे। बहुत बढ़िया। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए मोदी जी जो मेक इन इंडिया में भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, वो मेक इन इंडिया में चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी भी आए। डेफिनेटली, आप सिर्फ सामान मत बेचो। और जो अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी में दादागिरी है उसको वो भी खत्म तो नहीं हो सकती, लेकिन कम करने में काफ़ी हद तक। हाँ। और भारत के जो इंजीनियर, सॉफ्टवेयर, भारत की जो क्रीम जो अमेरिका में जाके उनकी उस टेक्नोलॉजी को बूस्टअप करती है, वो वहाँ जाने के बजाय यहाँ इंडिया वो इस जॉइंट डिक्लेरेशन में तय हुआ है। एक जो और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रूस और भारत के बीच में नए ट्रेड रूट ओपन किए जाएंगे। एक मेडिटेरियन सी से है, ईरान होते हुए भारत आने के लिए, जिसमें भारत का जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ से ट्रेड हो सकेगा, और एक का रशिया के जो साइबेरिया साइड का व्लादिवोस्टोक है वहाँ से ईस्टर्न कोस्ट है भारत का, चेन्नई का, उसका नया ट्रेड रूट ओपन हो रहा है। इसलिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स भी आए थे, हर संबंधित विभाग के मंत्री वहां से आए थे ताकि सबको मैसेज लाउड एंड क्लियर वहीं पे क्या करना है। वहीं पर जो ऑफिसर्स लेवल पर, मिनिस्टर्स लेवल पे जो डिस्कशन होने थे वो वहीं पर होके सेटल हो जाए, इसलिए पूरे डेलीगेशन में सब लोग आए थे। अब रशिया ने भारत को आर्कटिक जो सी है, जहाँ पे नॉर्थ पोल में जहाँ पे भारी बर्फ जमती है, वहाँ पे ट्रेनिंग एंड रिसर्च करने के लिए भारत को इनवाइट किया है और भारत के साथ में एग्रीमेंट हुआ है। आर्कटिक सी में भारत के साइंटिस्ट, भारत के डिफेंस पर्सनल वहाँ पे ट्रेनिंग कर सकते हैं, वहाँ पर रिसर्च कर सकते हैं। तो ये भारत को बहुत बड़ा एक फ्यूचर का एक स्पेस मिला है। अभी भारत केवल दक्षिण ध्रुव पर जी जी, तो ये नॉर्थ पोल के लिए उन्होंने किया है। एक भारत का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जहाँ पर सिविल न्यूक्लियर का फैसिलिटेट करने का है, कुंडन कुलम न्यूक्लियर प्लांट है।
उसमें अभी 2 यूनिट बनी है 1-1 हज़ार मेगावाट की, और 4 यूनिट रशियन सपोर्ट से और वहाँ पर बनाई जाएंगी 4000 मेगावाट की। तो उसका प्रोडक्शन 6000 मेगावाट होगा, जो भारत कार्बन एमिशन में जो अपने जो टारगेट अचीव करना है उसमें न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो अपने आप में बहुत वो तो इम्पोर्टेंट है। कई गीगावाट तक ले जाने की योजना हाँ है बिल्कुल, ना, बिल्कुल। शायद 10 गीगावाट या कितना वो गीगावाट मेगावाट के भी ऊपर हाँ, होता है वैसे। तो जिसमें जो भारत का जो सिविल न्यूक्लियर प्लांट्स जो हैं उसमें रशिया का हेल्प सपोर्ट मिलेगा और टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर की जाएगी। इसके अलावा जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भारत और रूस ने अपने जॉइंट डिक्लेरेशन में किया है कि जो यूएन के रेजोल्यूशंस हैं और जो मल्टीलैटरल फोरम्स के रेजोल्यूशन एंड डिसीजन है रिगार्डिंग, जैसे उन्होंने इन्वायरमेंट के संबंध में किया, क्लाइमेट चेंज पे किया, जो यूएनओ के जो अदर डिसीजन होते हैं उनको फैसिलिटेट, उनको सपोर्ट करने के लिए भारत और रूस मिलकर काम करेंगे। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप इन सब को बंद करने में लगा हुआ है, जो मल्टीलैटरल WTO बहुत इंपॉर्टेंट है। WTO को रूस और भारत ने कहा है कि साहब उसके जो डिसीजन है उसको इम्प्लीमेंट कराने में हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। जबकि जिस WTO को अमेरिका ने लेके आया था वही उसको खत्म करना चाह रहा है, वायलेट कर रहा है। ये ट्रम्प को बहुत बड़ा मैसेज दिया है इससे कि यदि आप जितने इंटरनेशनल ट्रीटी एंड लॉ को वायलेट कर रहे हैं, दुनिया में एक ग्रुप खड़ा हो रहा है जो आपके अगेंस्ट में इसको सपोर्ट करेगा, और जिससे जो कमजोर देश हैं वो उसमें साथ में जुड़ेंगे, क्योंकि वो जो वर्ल्ड ऑर्डर था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, वो वर्ल्ड ऑर्डर इन्हीं सारे फोरम के थ्रू गवर्न हो रहा था। अब डोनाल्ड ट्रम्प इन सबको खत्म करना चाह रहा है। तो कुछ ऐसी बात भी चल रही कि इंडो यूरेशियन काउंसिल जैसी यूएनओ के पैरेलल कुछ उसको खड़ा करा जाए। अभी जैसे SCO तो लगभग वैसे ही है, SCO एंड ब्रिक्स जो है वो उस तरीके का है, लेकिन UNO अब बहुत आगे, उसके साथ में बहुत बड़ी हिस्ट्री है। हाँ, लेकिन UNO का इम्पोर्टेंस कितना कम वो अमेरिका ही ने खत्म कर दिया ना, अमेरिका चीन ने खत्म कर दिया है। एक और भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्किल्ड वर्कर्स की मोबिलिटी के लिए भारत और रूस का ज्वाइंट डिक्लेरेशन में बात आई है। रूस को स्किल्ड वर्कर्स की बहुत कसके रिक्वायरमेंट है, तो ये भी एक ट्रम्प को तमाचा है। भारत में खदान है तो यूथ स्किल्ड वर्कर्स की, जो अमेरिका जो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंड वीज़ा पॉलिसी फलाना ढिमका करके रिस्ट्रिक्शन कर रहा है, तो रूस कह रहा है कि आप तो हमारे यहाँ भेजो, जितने आप भेज सकते हो। वो अमेरिका की जो IFPA की जो पॉलिसी जिसके तहत वो चल रहे हैं, जिसके एजेंडे पर ट्रम्प उसको अमेरिका फर्स्ट इनिशिएटिव, उसको निस्तेज करने के लिए जो है ना कदम तेजी से आगे बढ़ा दिए। तो ये जो रूस ने, और इसी कारण भारत ने अभी इस विजिट में ये भी तय हुआ है कि 2 कॉन्सुलेट जनरल अलग खोले जाएंगे भारत के, क्योंकि वहाँ पर जब भारत की पॉपुलेशन बढ़ेगी, स्किल्ड वर्कर्स बढ़ेंगे, क्वालिफाइड वर्कर्स बढ़ेंगे, टेक्निकल इंजीनियर्स जाएंगे, डॉक्टर्स जाएंगे, नर्सेस, टीचर्स, इन सब के रूस में रिक्वायरमेंट है। रूस में मैन पावर की बहुत शॉर्टेज हो रही है, तो उसने भारत के साथ में ये एग्रीमेंट किया है। तो ये भारत को एक बहुत बड़ा मार्केट हमको एग्रीमेंट ओपन हो रहा है, जिसमें हम अपने यहाँ के लोगों को बेच पाएंगे। एक इस डिक्लेरेशन में और हुआ है कल्चरल कोऑपरेशन, टूरिज्म एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंज। इसमें भारत ने यह डिक्लेयर भी कर दिया है कि 30 दिन का वीज़ा ऑन अराइवल रहेगा, टूरिस्ट वीज़ा एंड ग्रुप वीज़ा, उसकी फीस भी माफ़ कर दी। हाँ, तो ये एक कल्चर उसमें कोऑपरेशन में टूरिज्म के लिए वो भी चाहते हैं कि भारत से ज़्यादा टूरिस्ट जाएं। समहाउ मैं ऑप्टिक्स की एक बात बताना और भूल गया था, जो मोदी जी ने पुतिन साहब को गीता रशियन लैंग्वेज में भेंट की, राइट? गीता क्या है? गीता युद्ध के संबंध में, मॉरलिटी के बारे में, युद्ध के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, पूरा उसका जो है ना एक मैनुअल है, वॉर मैनुअल है, ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। रशिया में बीच में गीता के संबंध में 2011 में बड़ा कुछ विरोध हो रहा था, कुछ उसके प्रतिबंध की बात आ रही थी। हाँ बिल्कुल, राइट, लगा भी दिया था। और आज भारत ने
हम्म, 2025 में वही गीता रशियन भाषा में हम्म, पुतिन जी को भेंट किया है। हम्म, ये एक मैसेज है हम्म, युद्ध के संदर्भ में हम्म, कि हमको किस तरीके से मॉरलिटी का और किन चीजों का ध्यान रखना है। ओके, ये एक बहुत बड़ा ऑप्टिक था गीता भेंट करना, ऐसा साधारण सी बात नहीं थी। डेफिनेटली जब वो पाबंदी उनके यहाँ लग गई थी और तब फिर उसके बाद देना और और उनका फिर गीता गर्व गीता स्वीकार धार्मिक करना, किताब नहीं है, बिल्कुल निश्चित है। धार्मिक किताब से बहुत ऊपर बढ़ के है। वो ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी, वो ह्यूमन नेचर, एक्चुअली यथार्थ के धरातल, खुदरा धरातल जो है उसकी व्यवहारिकताओं की कसौटियों पर हमने कसी वो हुई जो किताब है, मैनुअल कहा आपने, मैनुअल है ना। वह बहुत, तो वो भेंट करना बहुत बड़ा ऑप्टिक था। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, काउंटर टेररिज्म के बारे में स्पष्ट रूप से बात हुई। उसमें ISIS एंड ISKP के बारे में बात हुई। रशिया ने भारत की आतंकवादी घटनाओं पर चिंता व्यक्त की और बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि वह भारत के साथ में है इन आतंकवादी घटनाओं के विरोध में, और विश्व में जहाँ कहीं भी आतंकवादी घटना हो उसको रोकने के लिए भारत और रूस मिलकर साथ में काम करने की बात हुई है, और एक दूसरे देशों में तो करेंगे ही। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैंने जब जिसका उनका जॉइंट डिक्लेरेशन पढ़ा तो जो मुझे समझ में आया कि ये एक इम्पॉर्टेंट है, जो भारत के विकास और प्रगति के लिए ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा, और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में यह भारत की स्थिति को बहुत अधिक मजबूत करेगा। नो डाउट इससे रूस को भी फायदा है, ऐसा नहीं है, रूस के अपने बेनिफिट हैं, लेकिन दोनों देशों को फायदा होता है तभी तो आगे बात आगे बढ़ती है। तो कुल मिला के दोस्तों ये चर्चा का दौर बहुत लंबा, ये क्योंकि बहुत लंबा फहरिस्त है 70 जो मामलों बिंदुओं पर जो सहमति बनी है, और इसके लिए बहुत लंबी चर्चा चल सकती है। जो लब्बो-लुआब अजातशत्रु जी ने आपके सामने पेश किया है वो इतना समझने के लिए काफ़ी है कि भारतीय युवा जो कहीं ना कहीं अमेरिकी नीतियों से जो निराश और हताश हो चले थे, उनको हताश होने की ज़रूरत नहीं, नंबर एक। और दूसरी चीज़, भारतीय किसानों को जो एक जिसके लिए तो हालांकि मोदी जी खड़े हुए थे, उनको भी अब डरने की ज़रूरत नहीं, उनको भी उम्मीद करना चाहिए कि आने वाले दिनों में जो महंगे खाद का जो मामला उनको चलता है, अगर यहाँ पर फैक्ट्री डलेंगी तो जो आयात पर होने वाला खर्च है और जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा से रिलेटेड होता है, डॉलर की कीमतों रुपए बढ़ता घटता है, उसका फर्क पड़ता है, तो ये सब चीज़ें रूस और रूबल की मुद्रा में होगी तो वो नहीं पड़ेगी। तो ये सारी पेशकश के साथ में अब हम जानेंगे आपके विचार, आपकी कमेंट, और आपको अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह हमसे जुड़े रहें। हम आपको देश विदेश से लेकर सारी घटनाओं पर, जो कि हमारे भारत के प्रत्येक व्यक्ति के साथ में एक गहरा ताल्लुक़ रखती है, प्रोपोलिटिकल जर्नलिज्म जो है, पाठकों को सामने रखकर हम जो पत्रकारिता करते हैं, जो दोपहर मेट्रो न्यूज़पेपर हो या DF डिजिटल हो, उसके सिलसिले को बनाए रखेंगे। और अजातशत्रु जैसे विशेषज्ञ हमारे साथ में हमेशा साथ खड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विचार रखे। जी और नमस्कार। आप सबको नमस्कार, फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।